नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले में प्रारंभ है नक्सल गतिविधियां। लांजी कटंग नाले के पास से मिले नक्सली पर्चे। पुलिस ने बरामद किए हैं 20 से 25 पर्चे। पर्चों में शहीद सप्ताह मनाए जाने की कही बात। नक्सलियों ने जनता के नाम पर्चों में दिया है संदेश। पुलिस कर रही है मामले की जांच। एमपी बोर्ड ने कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम किया घोषित। प्रदेश की प्रवीण सूची में जिले को मिला स्थान। प्रदेश की प्रवीण सूची में किरनापुर का छात्र है शामिल। 77.23% रहा जिले का परीक्षा परिणाम। जिले में बालिकाओं ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। मजदूर पिता के बेटे ने किया जिले का नाम रोशन। नगर पालिका बालाघाट आरक्षण पर आपत्तियों का दौर। न्यायालय की शरण में पूर्व पार्षद। चुनाव लड़ने के इच्छुक जनसंख्या के प्रतिशत को बनाया आधार। आरक्षण से प्रभावित हुए पूर्व पार्षदों में नाराजगी। अब समाचार विस्तार से। लांजी क्षेत्र में लगातार नक्सली गतिविधियों की खबरें प्राप्त हो रही हैं। विगत कुछ दिनों पूर्व नक्सली साहित्य डंप आदि सहित एनकाउंटर जैसे मामले भी सामने आ चुके हैं। पुलिस पार्टी हमेशा से ही जंगल क्षेत्रों में मुस्तैद है। हॉक फोर्स की टीम सहित सीआरपीएफ का दल भी समय समय पर जंगलों में सर्चिंग कर रही है। वहीं नक्सली की मूवमेंट की खबरें लगातार बनी हुई हैं। ऐसा ही कुछ मामला लांजी क्षेत्र के कटंग नाले से सामने आया है, जहां नक्सली शहीद सप्ताह को लेकर पुलिस को नक्सली पर्चे भी बरामद हुए हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी एमएमसी स्पेशल जोनल कमेटी के द्वारा लांजी के समीप बकरा मुंडी डिपो कटंग नाला पर 27 जुलाई को सुबह पर्चे फेंके गए हैं, जो कि पुलिस ने बरामद किए हैं। बताया जाता है कि उक्त पर्चों में नक्सलियों के द्वारा 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद सप्ताह मनाए जाने की बात कही है। अपने कॉमरेड को लाल सलाम कहते हुए शोषित जनता के पक्ष में बात की जा रही है। नौजनवादी क्रांति सफल करने की बात, पीएलजीए में भर्ती होने की बात सहित अनेकों शासन विरोधी बातें पर्चों में लिखी गई हैं। नक्सलियों के द्वारा फेंके गए पर्चों के संबंध में लांजी एसडीओपी नितेश भार्गव ने कहा कि पर्चों को लेकर जनता को डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। लगातार जिला पुलिस बल और अन्य फोर्स की टीम जंगल में दबिश दे रही है, जहां नक्सली गतिविधियां दिखाई देती हैं। पूर्व में हमने नक्सलियों के डंप भी बरामद किए हैं, जिसमें ज्यादा बारिश के समय जीवन यापन करने की रसद सामग्री होती है। ऐसे कई सारे डंपों को उजागर किया है और कार्यवाही भी की है। उन्होंने पर्चों के संबंध में कहा है कि उक्त पर्चे हो सकता है नक्सलियों ने फेंके हों या उनके समर्थकों ने फेंके हों या अन्य किसी ने। सभी बिंदुओं की जांच की जाएगी। पर्चे मिलने वाले स्थान तक पहुंचने वाले सभी जंगल के रास्तों पर भी सर्चिंग की जाएगी। ये पर्चे जो है अपना लांजी से देवरवली जो मार्ग है, इसमें नंदोरा और बकरा मुंडी के बीच का एक पोर्शन है, जहाँ कटंग नाला जो है वहाँ पर सुबह सुबह मिलेंगे। तो 15-20 की संख्या में पर्चे मिले। पर्चे मूलतः जो है नक्सली द्वारा जो 23 जुलाई से 3 अगस्त तक जो सप्ताह मनाया जाता है, नक्सल सप्ताह, उसके संबंध में है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा घबराने या डरने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, मार्गदर्शन में हम लोगों की टीम और फोर्स की टीम जो है लगातार जंगल में उन सारे ठिकानों पर दबिश दे रही है जहाँ पर नक्सलियों की संभावित उपस्थिति रहती है। तो लगातार टीम एक्टिव भी है। तो ये नक्सलियों के एहसास से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि लगातार हम पिछले वर्ष में नक्सलियों का जो डंप होता है, जिसमें लोगों को पूरा बारिश का रसद सामग्री होती है, उस पर कई सारे डंपों को हमने उजागर किया है। उसमें लगातार कार्रवाई भी की है। अभी मूवमेंट की क्या स्थिति है? नक्सलियों के जो मूवमेंट चल रहा है, मूवमेंट की सूचनाएं रेगुलर आती रहती हैं। तो सूचना के तस्दीक के उपरांत हम लोग जो है टीम रवाना करते हैं। टीम सर्चिंग भी करती है और उसके बाद फिर अगर कोई पुख्ता सूचना है तो वहाँ पर रेड की कार्रवाई भी होती है। हम लोग अम्बुश भी लगाते हैं। तो हम लोग लगातार एक्टिव है। नक्सलियों को अगर सूचना आई तो हम लोग उसमें बिल्कुल प्रोएक्टिव होकर कार्रवाई करते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा कक्षा 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम 27 जुलाई को घोषित किया गया, जिसमें इस वर्ष जिले का परीक्षा परिणाम 77.23% रहा। पिछले वर्ष के परीक्षा परिणाम की तुलना में इसमें 0.58% की वृद्धि हुई है। जिले में बालकों का परीक्षा परिणाम 75.37%, जबकि बालिकाओं का परीक्षा परिणाम 78.66% है। आपको बता दें कि जिले में कुल 19,709 परीक्षार्थी दर्ज थे, जिसमें बालक 8,605 व बालिका 11,104 थी।
इसमें 19,594 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। जिले में प्रथम श्रेणी में 10,876, द्वितीय श्रेणी में 4,075 तथा तृतीय श्रेणी में 181 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस वर्ष 2,600 विद्यार्थियों को पूरक प्राप्त हुई है। राज्य का परीक्षा परिणाम 69% तथा संभाग का परीक्षा परिणाम 70% है। जिले का परीक्षा परिणाम जबलपुर संभाग में दूसरे स्थान पर व प्रदेश में जिले का परिणाम 8वें स्थान पर है। गौरतलब हो कि गत वर्ष जिले का परीक्षा परिणाम 76.65% था। प्रदेश की मेरिट सूची में जिले से एक विद्यार्थी ने अपना स्थान बनाया है, जिसमें किरनापुर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के गणित विषय का छात्र प्रियांशु नंदनवार ने 96.2% अंक प्राप्त कर प्रदेश की प्रवीण सूची में 10वां स्थान प्राप्त कर जिले को गौरवान्वित किया है। इसी तरह जिले की प्रवीण सूची में कैरियर हायर सेकेंडरी स्कूल वारासिवनी ह्यूमन टाइम ग्रुप में निहाल हेमराज बोरकर, शासकीय कन्या स्कूल लांजी शशिकला नेताम, शासकीय कन्या स्कूल बालाघाट आदित्य दुधाले तथा साइंस गणित प्लस विज्ञान ग्रुप में शासकीय टिहलीबाई स्कूल वारासिवनी के चित्रांश चौरसिया, शासकीय स्कूल आलेझरी सतीश मेश्राम, शासकीय उत्कृष्ट स्कूल बालाघाट शिवकिरण सौलखे, एमसीएस स्कूल बालाघाट मोहिनी ठाकरे, शासकीय स्कूल सालेबर्डी रोहित कुमार चौधरी एवं कॉमर्स ग्रुप में शासकीय उत्कृष्ट स्कूल बालाघाट काजल गंगभोज, सेंट विद्यासागर कॉन्वेंट स्कूल वारासिवनी आशी मॉडल, बाल विकास स्कूल कटंगी राशि चंद्रकांत ने अपना स्थान बनाया है। गौरतलब हो कि जिले की प्रवीण सूची में निजी स्कूलों की अपेक्षा शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों ने अपना स्थान बनाया है। निजी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम से एमसीएस स्कूल की छात्रा मोहिनी ठाकरे ने साइंस संकाय से 471 अंक प्राप्त कर प्रवीण सूची में स्थान बनाया है। परीक्षा परिणाम पर हर्ष जाहिर करते हुए एमसीएस स्कूल की छात्रा मोहिनी ठाकरे ने कहा कि जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मेरे द्वारा मन लगाकर पढ़ाई की गई, जिसमें मेरे माता पिता ने काफी सहयोग किया। नीट की कोचिंग कर एमबीबीएस में चयन होना है और डॉक्टर बनने का सपना है, जिसे पूरा करना है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षक व माता पिता को दिया। कौन सा रैंक लगा है? मेरा डिस्ट्रिक्ट में सेकंड। अच्छा, किस प्रकार की तैयारी की थी? हमारे सर लोग ने कराया था और मैंने सेल्फ स्टडी की थी और कोचिंग्स थी स्कूल में वही, और सर लोगों को बहुत हाथ रहा है इसमें। अच्छा, सर लोग ने बहुत अच्छी तैयारी कराई। जो हार्ड सब्जेक्ट थे उनके लिए किस प्रकार से आपने प्रिपेयर किया? नहीं, हार्ड तो कोई नहीं लगा। कोई नहीं लगा? नहीं। कितने घंटे पढ़ते थे आप? मैंने घंटे कभी देखी नहीं कि कितने घंटे पढ़े, सिर्फ पढ़ी हूँ। अच्छा, यानी कोई रूटीन टाइम रहता होगा? नहीं, सुबह पढ़ती थी और रात में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ी थी। जैसे 1-2 बजे कोई लोग पढ़ते हैं, वैसा नहीं, मैं 11 बजे सो जाती थी। अच्छा, इसके अलावा और कोई एक्टिविटीज़ जिसमें आप? नहीं, मैंने सिर्फ पढ़ाई था। पढ़ाई के अलावा और कोई हॉबी आपकी? हाँ, मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा, डॉक्टर बनना है। तो ये जो विषय था आपका, तो इसके लिए क्या रुझान था आपके परिजनों का, पेरेंट्स लोगों का? सबसे बड़ा योगदान देना चाहूँगी मैं अपनी मम्मी को। मेरी मम्मी के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती। और मेरे पापा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। क्या करते हैं पापा? मेरे पापा पुलिस है। कहाँ पर पदस्थ? यहीं पे बालाघाट में। अच्छा, उनका क्या सपोर्ट रहा है? हाँ, उनका क्या सपोर्ट रहा है? पापा ने बोला बेटा तू कर सकती। कभी भी मैं मतलब झुकती थी कि पापा मैं नहीं कर पाऊँगी, पापा ने मुझे सपोर्ट दिया, नहीं तू ही कर सकती है, तू नहीं कर सकती तो और कौन कर सकता है। ऐसे मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया और मेरी मम्मी मुझे कुछ करने नहीं देती, जैसे बेटा पढ़, ऐसे ही बोलती रहती थी। कितने परिवार में, फैमिली में कितने सदस्य? हम 2 बहन हैं। बड़ी हैं आपसे? हाँ। आप बड़ी हैं कि आप छोटी हैं? अब मैं बड़ी हूँ। मम्मी क्या करती है? मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, जैसे आपने जो एम बनाया है उसके लिए किस तरीके से तैयारी करेंगे भविष्य को लेकर? अभी मैं कोचिंग करूँगी नीट की, उसके बाद उसमें सिलेक्शन होकर फिर एमबीबीएस। अच्छा, स्कूल प्रबंधन का क्या सपोर्ट रहा है? हमारे स्कूल का बहुत ज़्यादा मतलब वो रहा है। सर ने ऐसे किसी को नहीं कर, सबको एक जैसे ही पढ़ाए हैं। मैं बोलूँगी सर लोग का बहुत था, उनकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाती फिर। अच्छा, काफ़ी बच्चे जो 12th कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वो भी कर सकते हैं, सिर्फ खुद से पढ़ें और अपने मोहिनी की माता मंथन ठाकरे ने बताया कि पढ़ाई में कोई समस्या न हो, इसलिए घर का कोई काम नहीं कराया गया। पढ़ाई के लिए उसके पिता ने काफी सहयोग किया। बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, जिसका पूरा सहयोग किया जाएगा। अच्छा, जैसे आपकी बेटी ने जो है सेकेंड पोजीशन आई, तो क्या एक्टिविटीज़ रहती थी उसकी घर में, किस तरीके से तैयारी करती है?
वो तैयारी करती थी अपने से। मैं उसको बोलती थी बेटा पढ़ाई कर, बस तू काम बिल्कुल मत करे, बस तू पढ़ाई कर, मैं तेरे को खाना पीना सब दूँगी, बस पढ़ाई कर। बस स्कूल से आती थी उसके लिए बिल्कुल तैयार रखती थी मैं, खाना पीना जो भी, ठंडी का मौसम रहता था बिल्कुल गर्म पानी दिया करती थी, चाहे उसकी तबीयत ख़राब ना हो, पेपर अच्छे से दे, अच्छे से करे। अच्छा, डेली रूटीन क्या रहता था बच्ची का? पहले रूटीन रहता था, सुबह उठती थी, हाथ मुँह धोती थी, उसके बाद में पढ़ाई करने बैठ जाती थी। उसके और बाद क्या सपोर्ट रहा है उनके पापा का? और उनके पापा का भी बहुत सपोर्ट रहा है, पढ़ने के लिए बोला करते थे हर समय, बेटा पढ़ाई कर, तू कर सकती है, बहुत ऊंचे पे जा सकती है, तू किसी से कम नहीं है, तू पढ़ाई कर बेटा, ऐसा करके बोलते थे। अच्छा, बच्ची ने जो टारगेट रखा है, लक्ष्य रखा है, उसको पूरा करने में आप लोगों को क्या योगदान है? मेरा भी बहुत सपोर्ट रहा है, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी इतने अच्छे से पास हुई, बहुत अच्छे नंबरों से, मुझे तो बहुत खुशी हुई, और सब लोगों का भी बहुत इसमें योगदान रहा है। नाम आपकी बताइए। लड़की डॉक्टर बनना चाहती है जी तो हाँ। क्या कैसा प्रयास करेगी? इसके लिए वो नीट की तैयारी कर रही है अभी, इसके बाद में इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, इसको फिर सिलेक्शन हो जाएगा तो डॉक्टर बन सकती है। नाम बताएं। जी। इसी तरह बालाघाट नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के 2 विद्यार्थियों ने जिले की प्रवीण सूची में अपना स्थान बनाया है, जिसमें एक छात्रा और एक छात्र शामिल हैं। उत्कृष्ट स्कूल बालाघाट की छात्रा काजल गंगभोज ने अपने परीक्षा परिणाम पर हर्ष जाहिर करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य टॉप करना ही था, जिसको लेकर उन्होंने प्रतिदिन लगातार 4 घंटे पढ़ाई की। छात्रा काजल ने बताया कि मेरे परिवार द्वारा पढ़ाई में कोई कमी नहीं की गई, नोट्स बनाकर पढ़ाई की, लॉकडाउन के पूर्व ही पूरी तैयारी हो गई थी, जिससे लॉकडाउन में कम ही तैयारी की गई। उन्होंने बताया कि वह आगे पढ़ाई कर अकाउंटेंट बनना चाहती हैं। अच्छा बेटा, जैसे आज 12th का रिजल्ट आया है, आपका जो है फर्स्ट स्थान लगा है डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट में, किस प्रकार की तैयारी की थी और किसको श्रेय देना चाहते हैं इस उपलब्धि को लेकर? सर हमने तैयारी तो बहुत किए थे, मतलब टॉप करना ही है जिले में, और श्रेय तो सभी मेरे गुरुजनों और फैमिली मेम्बर। अच्छा, किस तरीके से तैयारी की थी आपने? और कंटिन्यू पढ़ते थे और डेली पढ़ते थे और करना ही था टॉप, इसलिए। अच्छा, जैसा कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आपके पिताजी फार्मर हैं, किसान हैं, तो क्या लगता है कि किस तरीके से सपोर्ट कर पाए वो आपको? वो कुछ कमी नहीं किए पढ़ाई लिखाई में, हमेशा समय समय पे गाइडेंस देते थे और ध्यान देते रहते थे कि क्या करना है, पढ़ना है। अच्छा, आपकी डेली। मम्मी का क्या सहयोग रहता था? मम्मी भी गाइडेंस देती थी और मम्मी भी ध्यान देती थी पढ़ाई लिखाई में। कितने घंटे पढ़ते थे आप? ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, 4-5 घंटे पर डेली पढ़ते थे। क्या बनने की इच्छा है आपकी? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट बनना चाहते हैं आप? इस तरह शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट के टॉपर छात्र शिव किरण सौलखे ने बताया कि वह घटोल गांव लालबर्रा का निवासी है। बूढ़ी में अपने बड़े भाई के साथ किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करता था। आगे नीट की कोचिंग कर डॉक्टर बनना चाहता है। इस सफलता के लिए अपने शिक्षक व बड़े भाई का काफी सहयोग रहा। बारहवीं का कौन सी पोजीशन रही है? सर डिस्ट्रिक्ट में थर्ड। अच्छा, किस तरीके की तैयारी की थी आपने? तैयारी तो नॉर्मल ही थी। तो आपने कोई लक्ष्य तय किया था? क्या आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए? हाँ सर, क्या बनना चाहते हैं आप? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा, इस उपलब्धि का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? मैं अपने टीचर जिन्होंने मार्गदर्शन दिए और मेरे भैया उन्होंने बताया मुझे पढ़ना, और ये मॉडिफाइड। अच्छा, कोचिंग भी जाते थे आप? हाँ, कोचिंग करता हूँ। कितने घंटे पढ़ते हैं? मैं 4-5 घंटे तक पढ़ लिया। और इसके अलावा खेल गतिविधि या किसी में आपका इंटरेस्ट है? मेरा इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ पढ़ाई में इंटरेस्ट? अच्छा, और इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? जो सर, मेरे टीचरों को जो जिन्होंने समय समय पर बताते हैं, मैं वैसे ही करता हूँ। अच्छा, आपके परिजनों का क्या सहयोग रहता था परिवार में? परिजनों का, हम तो भैया के साथ मैं यहाँ गांव में पढ़ता था, भैया ने लाया, और गांव में तो कृषि के चलते है, उन्होंने भी सपोर्ट किया और भैया ने ज़्यादा किया। बालाघाट में रह के पढ़ाई करते हैं। हाँ। जबकि नगर की महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की एक छात्रा ने जिले की प्रवीण सूची में स्थान प्राप्त करते हुए अपने माता पिता को गौरवान्वित किया है। अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर छात्रा के माता पिता के चेहरों पर खुशी के आंसू साफ दिखाई दिए। बता दें कि छात्रा आदिति की माता मजदूरी का कार्य करती है, जबकि पिता भी एक सैलून की दुकान चलाते हैं।
एमएलबी की छात्रा आदिति दुधाले ने बताया कि उन्होंने अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के बताए अनुसार पढ़ाई की और परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से कोचिंग नहीं कर पाई और घर पर ही अच्छे से पढ़ाई की। उन्होंने आगे पढ़ाई कर कलेक्टर बनने की मंशा जाहिर की है। दुधाले है, हम 12th C8 के छात्र हैं। अच्छा ये बताओ बेटा, आज जैसा कि एग्ज़ाम का रिजल्ट घोषित हुआ है, आपका 2nd पोजीशन लगा है डिस्ट्रिक्ट में, किस प्रकार की तैयारी की थी? क्या आपने सोचा था कि इस प्रकार के परिणाम आएंगे? सर हमने सुबह उठ के जल्दी से अपने 3 से 4 बजे के फिलहाल पढ़ाई किए थे, फिर शाम को अपने काम वाम होने के बाद पढ़ाई किए थे। अच्छा जैसे आपका परिवार काफ़ी गरीब है, तो किस प्रकार से आपने क्या सोचा है कि क्या लक्ष्य हासिल करना है आपको? सर हम जैसे गरीब है तो हम चाहते हैं कि हम अपनी पढ़ाई आगे करके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी थोड़ा अच्छे से प्रोत्साहन करेंगे। क्या करते हैं आपके पापा? हमारे पापा उनकी शेविंग की दुकान एक छोटी सी, अच्छा वो करते हैं काम। तो जैसे पढ़ाई के लिए जो खर्च होता था उसके लिए कैसा क्या करते थे आप? सर वो तो करना ही पड़ता है, हमने वैसे ही किए, मैनेज करके अपना काम किया। अच्छा बेटा, ये जो पढ़ाई है आपने किस तरीके से तैयारी की थी? क्या मन में ठाना था कि कितने घंटे पढ़ना है, क्या करना है? सर वो तो हमने हमारी टीचर्स के द्वारा बताया गया था कि तुम ऐसा करना, मतलब तो तब तुम जाके हासिल करोगे, तो हमने वैसे ही किया। कितने घंटे पढ़ते थे आप? सर हम कम से कम 7-8 घंटे पढ़ते थे। सुबह हम 4 घंटे पढ़ते थे और फिर बाकी शाम को काम वाम होने के बाद 3-4 घंटे। अच्छा कुछ विषय ऐसे हैं जो काफ़ी कठिन है, तो उनकी कैसे तैयारी करते हैं? सर वो हमारा जो विषय है खासकर भूगोल और पॉलिटिकल, उनकी तैयारी हमारे टीचर ने बहुत अच्छे से करवा दिए थे स्कूल में ही, जो हमारी बहुत ही अच्छे से हो गई थी, 3-4 बार उसका रिवीजन भी हो गया था, इसलिए उसमें थोड़ा अच्छा रहा। अच्छा जैसे कोचिंग का चलन है अभी, तो क्या कोचिंग जाते थे? नो सर हम कोचिंग कभी नहीं गए, बस 10th में गए थे पहली बार, तब से आज तक नहीं गए कोचिंग। 10th में कितना % था आपको? 10th में 80.4 था और 12th में? 12th में 89 है। अच्छा क्या बनने की इच्छा जता है? हम कलेक्टर बनना चाहते हैं। कलेक्टर बनना चाहते हैं। अपनी बेटी की उपलब्धि पर हर्ष जाहिर करते हुए छात्रा की मां माहेश्वरी ने बताया कि आज उन्हें काफी अधिक प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते अपनी बेटी को निजी स्कूल में नहीं पढ़ाया और न ही उसे कोचिंग जैसी सुविधाएं दे पाई, लेकिन उसके बाद भी उनकी बेटी ने कड़ी मेहनत कर आज पूरे परिवार का मान बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी के द्वारा पढ़ाई के साथ साथ घर के पूरे काम करती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के चलते जब पूरा परिवार घर से कार्य करने चला जाता था तो उनकी बेटी पूरे घर को संभालती थी। दिक्कत तो बहुत सारी है, हम लोग भी अपने प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकते, सरकारी में पढ़ा। अच्छा टीचरों का क्या सहयोग रहता था? उनका भी बहुत सहयोग रहा है टीचर लोगों का। तो बच्ची क्या खेल कूद में भी और नहीं खेलती तो बहुत कम है, वो घर का काम करती है। अब हम लोग क्या मालिश में चले जाते हैं, हम पूरे निकल जाते हैं, मेरी सास भी और मैं भी। अच्छा पढ़ाई किस तरीके से करती थी वो? पढ़ाई तो सुबह शाम को, रात में तो 12-1 बजे तक की पढ़ती थी, फिर सुबह अम्मा उठा देती थी उनको 3 बजे तक के। जैसे वो कलेक्टर बनना चाहती है, हाँ उनका तो आपको क्या लगता है शासन से आपको कोई मदद मिल पाएगी या फिर क्या सोचा है? अब ये तो नहीं मालूम कि मिलता है कि नहीं मिलता हमको उतना, पर हम लोग तो बोल रहे हैं कि वो जितना पढ़ना चाहते पढ़ा सकते हैं हम लोग। अच्छा आप प्रयास करेंगे? हाँ। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा वर्ष 2019-20 के घोषित बोर्ड कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणामों में आश्चर्यजनक रूप से वारासिवनी के शासकीय और निजी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने चारों ही ग्रुप में जिले में स्थान हासिल कर नगर का नाम गौरवान्वित किया है। सोमवार को घोषित कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणामों में नगर के वार्ड नंबर 11 निवासी शंकरलाल चौरसिया के सुपुत्र चित्रांश चौरसिया ने जिले ही नहीं वरन बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा 3 जिलों में सर्वाधिक अंक हासिल कर प्रथम स्थान हासिल किया है। छात्र चित्रांश ने नगर की सबसे प्राचीन शिक्षण संस्था शासकीय टेहलीबाई उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 12वीं में गणित विषय लेकर अध्ययन किया और बोर्ड परीक्षा में 500 में से 477 अंक लेकर जिले में प्रथम स्थान हासिल किया। विदित हो कि छात्र चित्रांश एक बेहद ही गरीब परिवार का होनहार छात्र है। उसके पिता शंकरलाल चौरसिया मजदूरी का कार्य करते हैं और मां घरेलू महिला है। चित्रांश ने कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की शिक्षा एक निजी स्कूल में हासिल की। उसके बाद परिस्थितियों के चलते उसके द्वारा शासकीय टेहलीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9वीं में प्रवेश लिया गया। अपनी तीव्र बुद्धि के कारण जल्द ही चित्रांश अपने शिक्षकों का चहेता बन गया था, जिसके कारण उसने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में भी स्कूल में टॉप किया था।
स्कूल में टॉप करने के बाद उसने कक्षा 11वीं में गणित संकाय में प्रवेश लेकर अध्ययन किया और आज कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम ने उसके निर्णय को सही सिद्ध कर दिया। चित्रांश ने कुल 500 अंकों में से 477 अंक हासिल कर वारासिवनी, बालाघाट ही नहीं अपितु सिवनी व छिंदवाड़ा जिले में भी प्रथम स्थान हासिल किया है। चित्रांश एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहता है और सरकारी ऑफिसर बनकर अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहता है। उसने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजनों सहित शासकीय टिहलीबाई उत्कृष्ट विद्यालय के शिक्षकों को दिया है। उसने कहा कि अपने माता पिता व गुरुओं के आशीर्वाद के कारण आज वह यह सफलता हासिल करने में कामयाब हुआ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे चलकर एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहता हूं और गवर्नमेंट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहता हूं। अच्छा, ये आप किसको श्रेय देते हैं अपनी जो सफलता मिली है आपको? जी अपने माता पिता और अपने परिवार वालों को एवं अपने शिक्षकों को हनवा सर का बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प मिली और अच्छा। अपने मम्मी और पापा को। आपने पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से करी, कौन से स्कूल से? जी मैंने KG1 से ज्ञान ज्योति से पढ़ाई शुरू की थी, वहाँ पर 8वीं तक अध्ययन किया। अच्छा, उसके बाद अभी वर्तमान में किस स्कूल से? उसके बाद मैंने कक्षा 9वीं में शासकीय उत्कृष्ट टिहलीबाई शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश लिया और 12वीं तक वहीं अध्ययन किया। अच्छा, पापा क्या करते हैं काम आपके? जी पापा मजदूरी करते हैं। अच्छा, आगे चल के क्या बनना चाहते हैं आप? जी मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी करके गवर्नमेंट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। और जो आने वाले जो स्टूडेंट है जूनियर, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे तैयारी करें वो जो आपने सफलता अर्जित की है, क्या बताना चाहते हैं उनको, क्या संदेश देना चाहते हैं? जो अपने लक्ष्य के निर्धारित रखे और पूरी फोकस से पढ़ाई करे अपना, जैसे अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आग दिखी थी उसी प्रकार अपने फोकस करे, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करे और समय का पूरा टाइम मैनेजमेंट करे अपना। चित्रांश कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? ये सफलता अर्जित की कितने घंटे रोज पढ़ाई करते थे? रोजाना 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी करता था, इसके अलावा स्कूल में टाइम और कोचिंग्स में टाइम देता था। प्रदेश में चुनावों का रास्ता अभी साफ नहीं है। पंचायत चुनाव की तरह ही अटके हुए निकाय चुनावों में आरक्षण हो जाने के बाद अब आपत्तियों का दौर चलने वाला है। आरक्षण प्रक्रिया को लेकर बालाघाट नगर पालिका के कुछ पूर्व पार्षदों के साथ ही वार्ड के जनसेवकों, चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों ने आपत्ति ली है और इसी के तहत अब वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। बालाघाट नगर पालिका में आरक्षण प्रक्रिया हमेशा से चर्चा का विषय रही है। कई बार ऐसे मौके आए हैं जब आरक्षण की वजह से प्रभावित हुए पूर्व पार्षदों एवं चुनाव लड़ने के इच्छुकों ने आपत्ति ली है और हाईकोर्ट तक दौड़ लगाई है। वर्ष 2020 के लिए हुई आरक्षण प्रक्रिया में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक अब तक आरक्षण किए जाने को लेकर स्पष्टता थी कि वार्ड की जनसंख्या को आधार मानकर आरक्षण प्रक्रिया पूरी होती रही है, लेकिन अब की बार जनसंख्या को न लेते हुए उस वार्ड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के घनत्व को आधार बनाकर आरक्षण किया गया है। इसी को लेकर पूर्व पार्षद तथा चुनाव लड़ने के इच्छुकों में नाराजगी है और पूर्व की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए वे अब नए नियमों को चुनौती देने के लिए न्यायालय तक जाना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक बालाघाट नगर पालिका के तहत वार्ड नंबर 11, 12, 24 एवं अन्य कुछ वार्ड हैं जहां आरक्षण प्रक्रिया को लेकर खामियां गिनाई जा रही हैं। इन वार्डों से चुनाव लड़ने तैयारी कर रहे पूर्व पार्षद तथा चुनाव लड़ने के इच्छुकों ने आरक्षण प्रक्रिया के तुरंत बाद अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी, लेकिन स्थानीय स्तर से उनकी आपत्तियों का निराकरण नहीं हो पाने से अब वे न्यायालय की शरण में जाना चाह रहे हैं। इसी को लेकर कुछ पूर्व पार्षदों से चर्चा की गई तो सभी की राय रही कि लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि उनके अधिकारों की पूर्ति प्रशासन के समक्ष नहीं हो पा रही है तो वे न्यायालय में जाकर अपनी बात रख सकते हैं। पूर्व पार्षद पन्ना शर्मा ने कहा कि चुनाव के लिए आरक्षण होना एक प्रक्रिया है, लेकिन इसमें अगर किसी पूर्व पार्षद को ऐसा लग रहा है कि प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है तो वे न्यायालय में जा रही है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और उनके अधिकारों की रक्षा न्यायालय भी करती है। ऐसे कई मौके आए हैं जब न्यायालय से न्याय मिला है। इसके पूर्व हुए बालाघाट नगर पालिका चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया भी इसी तरह सवालों के घेरे में थी, जिससे दोबारा आरक्षण कराने की नौबत आई थी। आरक्षण क्या है कि पूरे मध्य प्रदेश में हुआ, केवल बालाघाट अकेले में नहीं हुआ। और क्योंकि ये चुनाव निर्वाचन आयोग जो होता है मध्य प्रदेश का, ये उसकी प्रक्रिया है ना, और शासन की भी नहीं है। और फिर जिसको लगता है कि गलत हुआ है चुनाव प्रक्रिया में आरक्षण में, तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है।
एक बात ये सामने आ रही है कि प्रतिशत के आधार पर जो है आरक्षण प्रक्रिया हुई है, तो इसको जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। इस बात को लेकर पूर्व पार्षदों की अधिक आपत्ति है। नहीं, सही है, उनका सोचना, उनका मानना वहाँ तक तो सही है कि भैया ये जनसंख्या के आधार पर होना था प्रतिशत, क्योंकि रिजल्ट जो बनता है वो प्रतिशत भी बनता है, कितने परसेंट मिले। और निर्वाचन आयोग ने सोचा होगा परसेंटेज बेस पे पिछली प्रक्रिया क्या हुई, इसको अपन चैलेंज नहीं कर सकते। पूर्व पार्षद विनय बोपची ने कहा कि आरक्षण को जनसंख्या के आधार पर न कर प्रतिशत के आधार पर किया गया है, जिसमें कुछ वार्ड प्रभावित हुए हैं। उसमें अगर आरक्षण को लेकर उन्होंने आपत्ति भी दर्ज कराई है, लेकिन अब न्यायालय जाएंगे तो वहां से क्या निर्णय हो पाता है यह देखना होगा। 2014 में आरक्षण हुआ था, तो आरक्षण जो 2000 जनसंख्या जनगणना के अनुसार आरक्षण हुआ था। 94 से ये आरक्षण की जो अपन नियम जो लागू किया गया है, 94 से लिया गया 2014 तक, जो वार्ड आरक्षित नहीं हुए थे, कौन कौन से वार्ड ऐसे थे जो आरक्षित अभी तक नहीं हुए, और उसके बाद देखा गया कि जनसंख्या जिस जाति का घनत्व ज़्यादा है, उस जाति का घनत्व जिस वार्ड में ज़्यादा है उस वार्ड को आरक्षित किया गया। इसमें वार्ड नंबर 11 फंसा, वार्ड नंबर 29, वार्ड नंबर 14, ये 3 वार्ड फंसे। इसके पहले 4 वार्ड हमेशा आरक्षित रहते थे, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 24, वार्ड नंबर 23। लेकिन इस बार वार्ड नंबर 24 अनारक्षित यानी ओबीसी में गया, वार्ड नंबर 11 उसमें एसटी में गया, वार्ड नंबर 13 एससी में गया, 14 एससी में गया। तो कई लोगों को ये आपत्ति है और इस बारे में जो है वो हाई कोर्ट जाने की या जिला प्रशासन के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने की, आपत्ति दर्ज कराने की भी बात है। तो ये कहाँ तक उनका ये मानना सही है लगता है? नहीं, उनको अधिकार है बिल्कुल आपत्ति लेने का, क्योंकि परिसीमन के अनुसार अभी ये वार्ड आरक्षित होना था, परिसीमन नहीं हुआ। अगर यदि जनगणना हो जाती तो नई जनगणना के अनुसार वार्ड आरक्षित होते, और अभी हो सकता है आगे जनगणना हो जाए और परिसीमन हो जाए तो आरक्षित हो जाए वार्ड दूसरे। पूर्व पार्षद सिद्धार्थ शेंडे ने कहा कि बीती सरकार के आदेश थे जिसके अनुसार आरक्षण प्रक्रिया की गई है। अब शिवराज सरकार में पुराने आदेश को पलटा गया है, तो इस आदेश को क्यों यथावत रखा गया, यह प्रश्न उठता है। लेकिन फिर भी आरक्षण प्रक्रिया को अगर न्यायालय में चुनौती दी जा रही है तो एक तरह से यह अधिकार बनता है। साथ ही परिसीमन होकर आरक्षण प्रक्रिया होती तो इसका स्थायी हल हो पाता, क्योंकि किसी वार्ड की जनसंख्या 11,000 तो कई वार्ड 2,000 के भीतर जनसंख्या वाले हैं। देखिए, वर्तमान आरक्षण नगरीय निकायों के जो संपन्न हुए हैं, इसमें जो नया नियम जिसके आधार पर आरक्षण किया गया है वह ये है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वार्डों का आरक्षण जनसंख्या की प्रतिशत के आधार पर किया गया, न कि जनसंख्या के आधार पर। तो यह जो नियम आया है, यह नियम तात्कालीन कांग्रेस सरकार ने फरवरी 2020 में लाया था। तो जहाँ तक आरक्षण की प्रक्रिया है, ये नियमों के अनुरूप ही चलती है। लेकिन चूँकि वर्तमान में शिवराज सरकार जी बैठी हुई है, तो शिवराज सरकार पूर्व की कमलनाथ सरकार के सारे आदेशों को रद्द कर रही है। तो इस बात की भी संभावना है कि यह जो आरक्षण के लिए जो नियम लाया गया था, जिसमें प्रतिशत के आधार पर किया गया है आरक्षण, तो संभावना है कि इस नियम को बदलते हुए पुनः जनसंख्या के आधार पर आरक्षण किया जाएगा, ऐसी संभावना है। रही बात जिन जनप्रतिनिधियों या जिन पार्षदों को इस विषय पर दिक्कत है, तो वे अपना अपना तर्क और अपने अपने तथ्यों के साथ में ये बात कर रहे हैं। वे भी अपनी जगह अपनी बातों को रख रहे हैं। तो जैसा अगर न्यायालय की शरण में जाए या संबंधित विभाग की शरण में जाए तो ये उनका विवेक है और इसके लिए वे स्वतंत्र भी है। नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव होगा, क्योंकि जनगणना 2021 में होगी और जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने में लगभग 1 साल का समय लग जाता है। यानी 2022 तक जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होते हैं और हमारी परिषद का कार्यकाल तो जनवरी 2020 में संपन्न हो चुका है। ऐसे स्थिति में नगरपालिका के कार्यकाल को 2 साल बढ़ाया जाना या 2 साल तक चुनाव न कराया जाना, ये व्यवहार में बिल्कुल संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो भी चुनाव होंगे वो 2011 की जनगणना के आधार पर ही होंगे। 27 जुलाई को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले में 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जबकि 3 मरीजों को ठीक हो जाने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार जिले में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 जुलाई को 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें एक मरीज वार्ड नंबर 2 लांजी का निवासी है और दूसरा मरीज लांजी तहसील के ग्राम कोचीवाही का है।
यह दोनों मरीज हैदराबाद से वापस आए हैं और उन्हें पालडोंगरी के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। आज 27 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव पाए गए दोनों मरीजों को उपचार के लिए बूढ़ी स्थित कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 3 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 27 जुलाई को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 108 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 60 मरीज उपचार के बाद ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 48 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 27 जुलाई को बालाघाट नगर के रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित आयकर कार्यालय में आयकर सेवा केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान नगर के चार्टर अकाउंटेंट सहित गणमान्य नागरिक और आयकर दाता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ आयकर दाताओं का आयकर अधिकारी के द्वारा शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित भी किया गया। सोमवार को नगर के आयकर कार्यालय में आधुनिक सुविधाओं से लैस आयकर सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया। ज्ञात हो कि आयकर सेवा केंद्र में आम लोगों को विभाग से संबंधित पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस दौरान ज्वाइंट कमिश्नर छिंदवाड़ा रेंज के CS पोजगे ने फीता काटकर केंद्र का शुभारंभ किया। उनके साथ ज्वाइंट कमिश्नर छिंदवाड़ा रेंज के CS पोजगे, ACIT निरंजने, इनकम टैक्स ऑफिसर AR सूर्यवंशी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर GC बंसल भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य आयुक्त ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित सेवा केंद्र से सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। आयकर और विभाग से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी ऑनलाइन एक ही केंद्र पर मिल जाएगी। ऐसे में करदाताओं को दफ्तरों के चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। कार्यक्रम के दौरान बालाघाट जिले के आयकर अधिकारी AR सूर्यवंशी ने बालाघाट जिले के वरिष्ठ आयकर दाताओं का शॉल एवं श्रीफल से सम्मान किया। ज्ञात हो कि करदाताओं की तादाद बढ़ाने के मकसद से आयकर विभाग चालू वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान देश भर में 60 से अधिक आयकर सेवा केंद्रों की स्थापना करने का फैसला लिया था, जिसके तहत प्रदेश के भोपाल और बालाघाट में आयकर सेवा केंद्र को खोले जाने का निर्णय लिया गया। इन आयकर सेवा केंद्रों में एक ही छत के नीचे करदाताओं के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। असल में आयकर विभाग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पक्की करना चाहता है। आयकर सेवा केंद्र किसी व्यक्ति को उसकी निजी और कारोबारी कामकाज में टैक्स संबंधी सहायता उपलब्ध कराएंगे। इनके जरिए परमानेंट अकाउंट नंबर लेने से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने और आयकर संबंधी दूसरे काम किए जा सकते हैं। बताया गया कि यह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और आयकर विभाग की प्राथमिकता में आने वाली परियोजना है। इन आयकर सेवा केंद्रों को अंग्रेजी में ऑस्क नाम दिया गया है। इनकी अगुवाई आयकर विभाग का अधिकारी करेगा। जिला मुख्यालय में आयकर सेवा केंद्र के प्रारंभ होने को लेकर हर्ष जाहिर करते हुए CA पंकज अग्रवाल ने बताया कि आज बालाघाट में आयकर सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। आयकर सेवा केंद्र के माध्यम से आयकर दाताओं को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। अगर किसी भी आयकर दाताओं को कोई परेशानी है तो वह भी अपनी समस्या का निराकरण करवा सकता है। जी बताएंगे क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया? आज बालाघाट में आयकर सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। आयकर सेवा केंद्र का उद्घाटन हमारे जो जॉइंट कमिश्नर हैं छिंदवाड़ा से उन्होंने किया। इस आयकर सेवा केंद्र के माध्यम से जो आयकर दाता हैं उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएगी, जैसे उनको रिटर्न भरना, पैन कार्ड के लिए फॉर्म भरना, पैन कार्ड में करेक्शन कराना, आधार और पैन कार्ड लिंक कराना, ये सारी सुविधाएं हैं इससे माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। यदि किसी आयकर दाता को कोई आयकर विभाग में परेशानी है तो वो अपनी एप्लीकेशन यहाँ पर देके उस परेशानी का हल भी यहाँ से प्राप्त कर सकता है। आज इस सेवा केंद्र के उद्घाटन पे बालाघाट शहर के जो माननीय आयकर दाता हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनका सम्मान किया गया, जिसमें सुधीर भाई त्रिवेदी, कल्याणमल जी बागरेचा, हरिराम जी वाधवानी, इनका सम्मान किया गया। किए गए कार्यक्रम के दौरान टैक्स बार बालाघाट के प्रेसिडेंट गोपाल अग्रवाल, CA सुनील बागरेचा, सचिन अग्रवाल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभय सेठिया, सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पूरन सिंह भाटिया, गोपाल अग्रवाल, प्रमोद बोथरा, संदीप नेमा, CA बलजीत छाबरा सहित विभाग के अन्य अधिकारी, कर्मचारी व नगर के आयकरदाता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सावन मास में हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा निकाली जाने वाली कावड़ यात्रा निकाले जाने पर कोरोना महामारी के चलते शासन प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन इस परंपरा का निर्वहन करते हुए बब्बर सेना समिति के अध्यक्ष डाली दवाहे द्वारा सोमवार को गुप्तेश्वर महादेव डोंगर गांव के लिए वैनगंगा नदी से जल लेकर शंकर घाट से कावड़ यात्रा निकाली गई। कावड़ में जल लेकर अकेले ही गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भोले बाबा को जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की जाएगी। इस दौरान कावड़ यात्रा को रवाना करने नगर के शिव भक्त मौजूद रहे।
इस दौरान बब्बर सेना के अध्यक्ष डाली दमाही ने कहा कि सावन मास के सोमवार को हर वर्ष बब्बर सेना व बोल बम समिति द्वारा शंकर घाट से कांवड़ यात्रा निकाली जाती थी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुजन कांवड़ लेकर भोले बाबा को जल चढ़ाने जाती थी। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते देश भर में कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। लेकिन इस परंपरा को कायम रखने के लिए अकेले कांवड़ यात्रा लेकर जा रही हैं। डोंगरगांव स्थित गुप्तेश्वर महादेव को जल चढ़ाकर पूजा अर्चना कर बाबा से प्रार्थना की जाएगी कि इस कोरोना महामारी से पूरे देश व विश्व को मुक्ति मिले। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन द्वारा राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक टोक नहीं लगाई जा रही है, लेकिन धार्मिक कार्यक्रमों व मंदिर जाने व पूजा पाठ करने से रोका जा रहा है। जब भी किसी व्यक्ति पर संकट व मुसीबत आती है तो वह मंदिर में जाकर भगवान की आराधना कर संकट से मुक्ति दिलाने दुआ करते हैं, लेकिन मंदिर में जाने से रोका जाना अशुभ संकेत है। अपने 20 साल से चलती आ रही है परंपरा की अपने कांवड़ से सावन के महीने में निकलती थी। कई बार कोरोना के प्रकोप से तो पूरे हिंदुस्तान में कांवड़ यात्रा और धार्मिक स्थल से प्रतिबंध लगा हुआ है। तो इस परंपरा को कायम रखने के लिए जैसे हर वर्ष बालाघाट के शंकर घाट से अपनी कांवड़ यात्रा निकलती थी, ठीक उसी तरह इस बार डोंगरगांव अपनी कांवड़ यात्रा जारी है और हज़ारों की संख्या में जाती थी। इस बार सिस्टम में कारण कुछ प्रकोप बीमारी के चक्कर में जाना नहीं हो रहा है, पर हम परंपरा को कायम रखने के लिए सिंगल कांवड़ लेके पूरे देशवासियों के लिए, पूरे जिले के लिए, पूरे विश्व के लिए हम कामना करते हैं कि भी जो देश में कोरोना का जो प्रकोप चल रहा है, जो महामारी चल रही है, जो बड़े डर के साए में लोग जी रहे हैं, तो हम गुप्तेश्वर महादेव डोंगरगांव जो कांवड़ लेके जा रहे हैं उनको जल चढ़ाया जाएगा और बाबा से निवेदन किया जाएगा कि जो महामारी जो है, ये महामारी से सब लोग को मुक्ति दिलाए। ताकि और एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी जो कोरोना का जो प्रकोप चल रहा है, इसमें सिर्फ धर्म और मंदिर के लिए सिस्टम है, नियम उन्हीं के लिए, बाकी कुछ भी नियम नहीं है। पर मैं जानना चाहता हूँ कि जो मंदिर के लिए कार्यक्रम रोका जा रहा है, वैसे और भी जो राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, नेता लोग कार्यक्रम में हज़ारों की संख्या भीड़ रहती है, उससे कोई रोक टोक नहीं है, पर धार्मिक कार्यक्रम में रोक टोक लगाई जा रही है। ये देश के लिए अशुभ संकेत है। तो जब भी किसी इंसान के ऊपर कोई परेशानी आती, कोई आपत्ति आती है, तो लोग भगवान के दर पर जाते हैं कि भगवान मेरे को संकट से मुक्ति दिला, मेरी परेशानी दूर करो। पर आज हमको धर्म से रोका जा रहा है, मंदिर में जाने के लिए रोका जा रहा है, पूजा पाठ करने के लिए रोका जा रहा है। ये अशुभ संकेत है, क्योंकि आज हम लोग उनके दर पर नहीं जा पा रहे हैं। आगे लगा में भोलेनाथ से कोई हिसाब किताब करेगा। नगर के विभिन्न वार्डों में पानी निकासी के लिए पक्की नाली की सुविधा नहीं होने से घरों से निकलने वाला और बारिश का पानी खाली प्लॉटों में जमा रहता है, जिससे खाली भूखंडों में बेशरम और गाजर घास की झाड़ियां उगाई हैं। इससे रहवासी क्षेत्र के आसपास गंदगी और गंदा पानी जमा होने से मच्छर पनपने से संक्रामक बीमारी होने का भय भी बना रहता है। गौरतलब हो कि नगर के वार्ड नंबर 33 पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे व वार्ड नंबर 11 भटेरा चौकी बूढ़ी सहित अन्य वार्डों में रहवासी क्षेत्रों में कई वर्षों से खाली प्लॉट हैं। इन मोहल्लों में पानी निकासी के लिए नाली का साधन नहीं होने और भूमि मालिकों द्वारा प्लाट की सफाई नहीं कराए जाने से साल भर गंदा पानी जमा रहता है और झाड़ियां उगाई हैं, जिससे गंदगी पनप रही है और आसपास के रहवासी भी परेशान हैं। इस संबंध में स्थानीय रहवासियों द्वारा वार्ड के जनप्रतिनिधि व नगर पालिका के अधिकारियों को शिकायत देने के बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और प्लॉट मालिकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। बता दें कि रहवासी क्षेत्र में खाली प्लॉटों में गंदगी होने पर कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा भी प्लॉट मालिकों को नोटिस भेजकर कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था। वर्तमान में प्रदेश व जिले में कोरोना महामारी के मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा अपने आसपास के क्षेत्र में सफाई रखने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन नगर पालिका द्वारा सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मामले में स्थानीय रहवासी आकाश अवधिया ने बताया कि पानी निकासी के लिए नाली की पक्की सुविधा नहीं है, जिससे खाली प्लाटों में गंदा पानी भर रहा है, जिससे गंदगी पनप रही है। इसकी शिकायत नगर पालिका को देने के बाद भी सफाई नहीं की जा रही है। गंदा पानी जमा होने से मच्छर पनप रहे हैं, जिससे संक्रामक बीमारी होने की संभावना रहती है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे रहता हूँ। ये है वार्ड नंबर 33 में गली नंबर 2 है, गली नंबर 3 है। इसमें ना तो लाइट की व्यवस्था है, ना तो नालियों का पानी निकासी की व्यवस्था है। ये खाली प्लाट पड़ा हुआ है, जिसमें लगभग काफ़ी टाइमों से यहाँ पे पानी भरा हुआ है और निकासी की व्यवस्था नहीं की है। नगर पालिका में काफ़ी बार कंप्लेंट किया गया है, फिर भी नगर पालिका के कर्मचारी आके ये प्लाट को साफ़ नहीं कर रहे हैं और यहाँ से पानी निकलता है। बरसात के टाइम तो रोड पे से पानी जाता है और इससे संक्रामक बीमारी होने की हमको काफ़ी संभावना वगैरह रहती है। वहीं राजेंद्र सोनेकर ने बताया कि नाली नहीं बनाए जाने से खाली प्लाट में साल भर पानी जमा रहता है, जिससे सांप बिच्छू निकलते हैं, इनका डर बना रहता है। लेकिन सफाई की ओर जनप्रतिनिधि व नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राजेंद्र सोनेकर। क्या समस्या जा रही है यहाँ से पानी निकासी? यहाँ खाली प्लाट है सर, और यहाँ पे क्या खाली प्लाट में पानी भरा रहता है और यहाँ पे क्या है कि
नाली की निकासी नहीं हुई है, नाली बनी नहीं है और इसमें सांप बिच्छू निकलने का डर रहता है। आए प्रतिदिन सांप बिच्छू निकलते रहते हैं, घरों में घुसते हैं और इससे डर बना रहता है। इसके बारे में बताया कि नहीं नगर पालिका को? इसके बारे में नगर पालिका में कई बार सूचना दी गई है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बारिश का पानी घर में भी घुसता है? बारिश का पानी घर में घुसता है, सांप बिच्छू घुसते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशानी है। राखी त्योहार को देखते हुए वन विभाग के द्वारा एक नवाचार करते हुए बांस की राखियां बनाई जा रही हैं, जो काफी आकर्षक और सुंदर है, जिससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर सामान्य वन मंडल अंतर्गत CFC बैहर, जो मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन अंतर्गत बांस पर आधारित लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए संचालित है, जिसके द्वारा इस वर्ष रक्षाबंधन त्योहार के अवसर पर बांस की राखियां बनाई जा रही हैं। इस संबंध में उत्तर सामान्य वन मंडल के वन मंडलाधिकारी विजेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि CFC बैहर द्वारा बांस की राखी तैयार की जा रही है, जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, जिसमें किसी तरह के प्लास्टिक व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जा रहा है। यह राखियां CFC बैहर में काम करने वाले बैगा समुदाय के बांस शिल्पियों, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, उनके द्वारा तैयार की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि CFC बैहर में इसके अतिरिक्त बांस के विभिन्न उत्पाद पहले से ही तैयार किए जाते रहे हैं। इन उत्पादों का आसपास के होटलों, रिसोर्ट व पर्यटकों के बीच अच्छी डिमांड है। बालाघाट जिला बांस उत्पादन में अग्रणी है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए शिल्पियों को CFC बैहर के अंतर्गत निर्मित उत्पादों के लिए अच्छी आमदनी मिल सके और इन उत्पादों को देश विदेश के लोगों तक अधिक व सरलता से खरीदी करने पहुंचाया जा सके, इसका प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए इन उत्पादों को शीघ्र ही ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से जोड़ने की भी योजना तैयार की जा रही है। गौरतलब हो कि बाजार में चाइना कंपनी की अलग अलग तरह की राखियां लोगों द्वारा अधिक पसंद की जाती थी, लेकिन वर्तमान में चीनी उत्पादों का देश में विरोध किया जा रहा है, जिससे आत्मनिर्भर भारत बनाने, स्थानीय स्तर पर उत्पादों को तैयार करने, लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लांजी क्षेत्र में बीते काफी समय से गौवंश तस्करी को लेकर खबरें प्राप्त हो रही थीं। वहीं विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा भी इस संबंध में पुलिस को सूचना दी जा रही थी कि गौवंश की तस्करी लगातार शुरू है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा बालाघाट पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में सूचना भी दी गई थी कि लांजी के सीतापाल चौक की समीप स्थित ग्रामों से बड़े पैमाने पर गौवंश की तस्करी होने वाली है, जिसके तहत लांजी पुलिस ने ग्राम टिमकी टोला में दबिश देकर घरों के पीछे स्थानों में कुछ मवेशियों को देखा, जो क्रूरता पूर्वक रखे गए थे, जिसमें पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 26 जुलाई को 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर 10 मवेशियों को बरामद किया। पुलिस टीम द्वारा ग्राम टिमकी टोला में दबिश देकर की गई कार्यवाही में 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें अली हुसैन, खान साहब, कुदरत खान, रफीक निवासी पन्ना को गिरफ्तार किया गया, जिनमें आरोपियों ने कई राज खोले हैं। गौवंश की तस्करी कहां की जाती थी, कहां कटने के लिए भेजती थी। वर्तमान में बकरीद के त्योहार को देखते हुए उक्त गौवंश को क्रूरतापूर्वक इकट्ठा कर महाराष्ट्र के पिपरिया ले जाना बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त और भी अन्य लोग इस प्रकरण में शामिल हैं। पुलिस सभी पर अग्रिम कार्यवाही करने वाली है। उक्त चारों आरोपियों को बहेला पुलिस द्वारा 27 जुलाई को न्यायालय में पेश कर रिमांड PR पर लिया गया है। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश टिमकी टोला में गौवंश तस्करी का एक आरोपी रफीक पिता जान मोहम्मद खान ग्राम महोबा थाना शाहनगर जिला पन्ना का निवासी है, जो बताया गया कि विगत 6 माह से टिमकी टोला में छिपकर बैठा हुआ है। रफीक पूर्व में भी पन्ना जिले में गौवंश की तस्करी में ही लिप्त था, जिसके बारे में लांजी SDOP द्वारा जाँच की जा रही है तथा आपराधिक हिस्ट्री निकाली जा रही है। मामले में लांजी SDOP नितेश भार्गव ने बताया कि गौवंश तस्कर जंगलों के रास्ते क्रूरतापूर्वक मवेशियों की तस्करी करते हैं। हमने जब टिमकी टोला में दबिश दी तो देखा कि घरों में बेहद बेरहमी से गौवंश को रखा गया था। मवेशियों की यह हालत थी कि एक दिन और देरी होती तो मवेशी मरणासन स्थिति में पहुंच चुके थे। यहाँ से हमने 10 गौवंश को उठाया, बरामद कर डॉक्टरी जांच करवाकर कारंजा गौशाला भेजा है। आरोपियों में एक ऐसा आरोपी है रफीक पिता जान मोहम्मद, जो पन्ना निवासी है, जो पिछले 5 से 6 माह से टिमकी टोला में ठहरा हुआ है, जिससे पूछताछ पर पता चला कि रफीक इसी गौवंश तस्करी के लिए टिमकी टोला आया हुआ था। इनके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से जंगल के रास्ते मवेशियों को हाँक कर ले जाया जाता है। टिमकी टोला से महाराष्ट्र के बीच जो सीमा क्षेत्र है, वहाँ के ग्राम पिपरिया पहुँचाने का कार्य करते हैं। इस संबंध में आगे और विवेचना जारी है। इन चारों आरोपियों का PR लेकर दोबारा पूछताछ की जाएगी।
कल 26 जुलाई को हम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो इन्फॉर्मेशन जब हमने एसपी साहब से शेयर की, सर ने स्पष्ट कहा कि इस पूरे क्षेत्र में जो है, क्योंकि पूरा फॉरेस्ट एरिया है, तो वहाँ कई बार मौका मिलता है इन लोगों को फॉरेस्ट में अपनी गाय छुपा देते हैं। हमने सीतापड़ा की टीम थी, थाना प्रभारी वर्तमान में जो है अपनी महिला है, साथ में थे, लांजी की टीम ली और साहब के मार्गदर्शन में पूरा ऑपरेशन तैयार किया और दिन में हमने दोपहर में रेड किया है। तो टिमकी टोला गाँव में जो भी कुछ सड़क किनारे घर है, वहाँ पर जब हमने सर्चिंग की तो घरों में जो गाय और गोवंश के बछड़े थे, काफ़ी मात्रा में बहुत ही बेरहमी से उनको रखा गया था। रस्सी जो थी, रस्सी से उनके अगले पैर बंधे थे, उसी रस्सी को कंटिन्यू करके उनका मुंह बांधा गया था और ऐसा लग रहा था कि काफ़ी भूखे प्यासे हैं, मतलब अगर हम लोग नहीं पहुँचते हो सकता शाम तक वो मरणासन स्थिति में थे। तो वहाँ से कल हम लोगों ने 10 गोवंश जो है उसको बरामद किया, थाने लेकर उनका मेडिकल कराया। उसके बाद उसको वारासिवनी के पहले अपना जो करंजा साइड पड़ता है, वहाँ एक गौशाला है, वहाँ उसको शिफ्ट कराया गया तो सुरक्षित हुआ। जिन लोगों से जब्त किया गया तो उसमें एक अली हुसैन है, वो मेन व्यक्ति है। अली हुसैन का फादर जो है अमीर हुसैन, वो फिलहाल घर से फरार है, हम लोग उसकी भी तलाश कर रहे हैं। अली का भाई है खान साहब और एक पन्ना का व्यक्ति है रफ़ीक करके, रफ़ीक जान मोहम्मद उसके फादर का नाम है। तो पन्ना वाला व्यक्ति भी जो है वो पिछले 5-6 माह से जो है टिमकी टोला में ठहरा हुआ है। जब हमने गंभीर पूछताछ की, पूरी टीम ने पूछताछ की, तो ये पाया गया कि वो यहाँ पर इसी बिजनेस के चक्कर में आया था। ये लोग क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ से जो है जंगल के रास्ते जाते हैं, जहाँ पर जनरली आम आवाजाही नहीं होती, वहाँ से गायों को रात में हाँक कर लाते हैं और फिर टिमकी टोला से महाराष्ट्र के जो बॉर्डर के क्षेत्र हैं, चिस्टोला एक जगह पड़ती है, वहाँ के थ्रू पिपरिया जो है वहाँ गायों का ये लोग लॉट जो है पहुँचवाते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रजेगांव के मेडिकल और जनरल स्टोर से एकत्र किए गए खाद्य पदार्थों के नमूने प्रयोगशाला जांच में मिस ब्रांडेड पाए जाने पर अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा खाद्य सामग्री के विक्रेता, मेडिकल स्टोर सहित इन सामग्रियों के भंडारक, वितरक और खाद्य सामग्री तैयार करने वाली फर्म सहित 9 लोगों पर 2,50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि 30 दिनों के भीतर चालान से शासन के पक्ष में जमा करने को कहा गया है, अन्यथा ये राशि भू राजस्व के बकाया की तरह वसूल कर ली जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संध्या मार्को, वाजिद मोहिब एवं शरद साहू द्वारा 20 नवंबर 2019 को लक्ष्मी मेडिकल एवं जनरल स्टोर्स रजीगांव का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ झाइमाझाइन प्लस सिरप एवं एल्कोप्लेक्स सिरप के अवमानक होने की शंका पर इनके नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला जांच के लिए भोपाल भेजे गए थे। खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल में यह नमूने मिस ब्रांडेड पाए गए एवं मापदंडों के अनुसार नहीं पाए गए। इन सिरप के पैक पर जिन फलों का फोटो लेबल पर लगाया गया था, उसमें उन फलों का रस नहीं पाया गया। सिरप के पैक पर फलों का फोटो देखकर इसे लेने वालों को इसमें फलों का रस होने का भ्रम होता है, जिसके कारण दोनों सिरप के नमूने मिस ब्रांडेड घोषित किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संध्या मार्को द्वारा यह प्रकरण कार्यवाही के लिए कलेक्टर न्यायालय बालाघाट में प्रस्तुत किया गया था। अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह द्वारा इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान सिरप के विक्रेता, भंडारक, वितरक एवं निर्माता के पक्ष सुने गए। प्रकरण की सुनवाई के बाद पाया गया कि मिस ब्रांडेड खाद्य सामग्री का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है, जिस पर लक्ष्मी मेडिकल एवं जनरल स्टोर्स रजीगांव के संचालक लोकेश हल्लोमारे पर 5,000 रुपये, सिरप के संग्राहक एवं वितरक कुशल मेडिकल एवं सर्जिकल महावीर चौक बालाघाट के संचालक बसंत कुमार काकरिया पर 5,000 रुपये, उदित एंटरप्राइजेज दवा बाजार सिविक सेंटर मढ़ाताल जबलपुर के संचालक शरद अग्रवाल पर 20,000 रुपये, काश मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर 56 बेसमेंट रमा रोड इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली के मैनेजर पर 30,000 रुपये, एल्डर फार्मास्यूटिकल दलिया इंडस्ट्रियल एस्टेट ओल्ड वीरा देसाई रोड अंधेरी वेस्ट मुंबई के मैनेजर पर 30,000 रुपये, सैमसन लेबोरेटरीज काथबड्डी जिला सोलन हिमाचल प्रदेश के मैनेजर पर 30,000 रुपये, माधव एजेंसीज संघवी कॉम्प्लेक्स दवा बाजार गोंदिया के प्रबंधक पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने पर एक पक्षी कार्रवाई करते हुए जेवेनार फार्मास्यूटिकल हेरिटेज एरिया रोड गोरेगांव ईस्ट मुंबई के मैनेजर पर 50,000 रुपये एवं रोजवुड हेल्थ केयर पुष्कर इंडस्ट्रीज एरिया वाटवा अहमदाबाद गुजरात के प्रबंधक के विरुद्ध 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की यह राशि 30 दिनों के भीतर चालान से शासकीय मद में जमा कराने कहा गया है, अन्यथा उनकी चल अचल संपत्ति की कुर्की व नीलामी कर जुर्माने की राशि भू राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जाएगी।
वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मेहंदीवाड़ा में रविवार 26 जुलाई की दोपहर खेत में परा लगाकर अपने घर वापस आई 12 वर्षीय बालिका की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक अंजलि 25 जुलाई की सुबह पड़ोसी के खेत में पनाह लगाने गई थी। तभी दोपहर लगभग 3 बजे उसे अचानक चक्कर सा आने लगा और वह अपने घर आकर सामने वाले कमरे में गिर पड़ी। वहीं उसकी मां माया मस्कोले पीछे काम कर रही थी। वह काम करके सामने आई तो देखा कि अंजलि नीचे पड़ी हुई थी। उसे उठाने पर वह नहीं उठी, जिसके बाद उसकी मां माया ने आसपास रहने वाले पड़ोसियों को बुलाया, जिसके बाद उनकी सहायता से उसे सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जिसके बाद डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतिका के पिता धनराज मस्कोले ने बताया कि अंजलि मेहंदीवाड़ा में शासकीय स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ाई करती थी। अभी छुट्टी होने के कारण वह पड़ोसी के खेत में पनाह लगाने जाती थी। रोज की तरह वह रविवार को भी पनाह लगाने गई थी। वहीं उसे अचानक रविवार की दोपहर लगभग 3 बजे चक्कर सा आने लगा और वह बिना बताए अपने घर में आकर सामने वाले रूम में गिर पड़ी, जिसके बाद उसे उसकी मां द्वारा उठाया गया मगर वह नहीं उठी। सिविल हॉस्पिटल लाते समय ही उसकी मौत हो गई। वहीं देखने में लगा कि मृतिका अंजलि मस्कोले का शरीर हाथ पैर पीला पीला सा हो गया था। ऐसा लगता है कि उसकी मौत सांप के काटने से हुई होगी। वो तो मालूम नहीं जी कैसी मौत हुई, लेकिन उसकी लड़की परा लगाने गई थी। हाँ, अब परा लगा के आई 2-3 बजे, खाना वाना खाई मस्त और थोड़ी देर खाना भी खाई और खेली कूदी शायद। फिर उसकी नज़र हमारी नहीं गई उसके ऊपर, वो वहाँ पे जाके मतलब छपरी में गिरी हुई थी जब उसकी मम्मी आई थी। फिर कैसे करे वो मोहल्ले वालों के संपर्क से अस्पताल ला के छोड़ी। किसके खेत में परा लगाने जाती थी बच्ची? बच्ची भी हमारे मोहल्ले तक है। कितने बजे की घटना ये है? 6 बजे की। वहीं घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मृतिका की मौत कैसी हुई उसकी जांच की जा रही है। चांगोटोला थाना अंतर्गत मटका फाटा रेलवे लाइन के पास एक नाबालिग का शव पेड़ पर फंदे पर लटका मिला। मृतक की शिनाख्त मटका फाटा निवासी दुर्गेश पंद्रे के रूप में की गई। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस के साथ एसएफएल टीम ने मौके पर पहुंचकर नाबालिग के शव को बरामद कर पंचनामा कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। दुर्गेश द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। बीटीवी के नन्हे दर्शक क्षितिज यादव के जन्मदिन के अवसर पर पापा विक्रांत, मम्मी प्रेमलता, दादा दादी सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं क्षितिज। और अब चलते चलते एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले में प्रारंभ है नक्सल गतिविधियां। लांजी कटंग नाले के पास से मिले नक्सली पर्चे। पुलिस ने बरामद किए हैं 20 से 25 पर्चे। पर्चों में शहीद सप्ताह मनाए जाने की कही बात। नक्सलियों ने जनता के नाम पर्चों में दिया है संदेश। पुलिस कर रही है मामले की जांच। एमपी बोर्ड ने कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम किया घोषित। प्रदेश की प्रवीण सूची में जिले को मिला स्थान। प्रदेश की प्रवीण सूची में किरनापुर का छात्र है शामिल। 77.23% रहा जिले का परीक्षा परिणाम। जिले में बालिकाओं ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। मजदूर पिता के बेटे ने किया जिले का नाम रोशन। नगर पालिका बालाघाट आरक्षण पर आपत्तियों का दौर। न्यायालय की शरण में पूर्व पार्षद। चुनाव लड़ने के इच्छुक जनसंख्या के प्रतिशत को बनाया आधार। आरक्षण से प्रभावित हुए पूर्व पार्षदों में नाराजगी। ये थी अब तक की खास खबरें। नई खबरों को जानने के लिए देखते रहिए बीटीवी न्यूज और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।